आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल में संभववाद का। संभववाद पॉसिबिलिज्म। संभववाद है वो मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है और ये विचारधारा मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध की व्याख्या में, अर्थात हम मानव और भूगोल के पारस्परिक संबंध की जो व्याख्या करते हैं उसमें मानव के प्रयत्नों को और उसकी क्रियाओं को अधिक महत्व देती है। अर्थात संभववाद, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, संभव, तो हर चीज़ संभव, यानी ये संभव किसके लिए? मनुष्य के लिए। इसीलिए इसमें मनुष्य के क्रियाकलापों को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो जो प्रयत्न करता है उनको प्रकृति से ज़्यादा महत्व इस विचारधारा में दिया जाता है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने मानव की स्वतंत्रता और उसके कार्यकुशलता पर बल दिया था। अर्थात फ्रांस भूगोल में जो फ्रांस के भूगोलवेता थे उन्होंने मानव की स्वतंत्रता और उसकी कार्यकुशलता कितनी है उस पर बल दिया और मनुष्य पर प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण बताने वाली जो नीतिवाद की विचारधारा है उसकी इन भूगोलवेताओं ने कड़ी आलोचना की। इनका मानना था कि मनुष्य पर्यावरण का एक शक्तिशाली कारक है। शक्तिशाली कारक कैसे है? इनके अनुसार मनुष्य है वो शक्तिशाली कारक है और वो अपने क्रियाकलापों के द्वारा जो प्राकृतिक भूदृश्य है उसमें परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार मनुष्य प्रभावी ज़्यादा है प्रकृति की बजाय। उदाहरण के लिए इन्होंने कैसे समझाया है कि जो ग्राम है, नगर, रेल मार्ग, सड़कें, पुल, नहरें, खेत, बागान, कारखाने, ये सब जो हमें पृथ्वी पर दिखाई देते हैं ये सब मनुष्य की कुशलता का और उसके ही क्रियाकलापों का परिणाम है। इसीलिए मनुष्य को इसमें सर्वोपरि माना जाता है और कहा जाता है कि मनुष्य है वो प्राकृतिक पर्यावरण से नियंत्रित नहीं है, बल्कि वह अपने विवेक को अर्थात बुद्धि का उपयोग करके कुशलता से जो अनेक प्राकृतिक तत्व है उन पर उसने विजय प्राप्त की है। इसलिए हम मानव शक्ति की अवहेलना नहीं कर सकते। मनुष्य के प्रयत्नों को और क्रियाकलापों को प्रदान करने वाली इसी विचारधारा को हम संभववाद के नाम से संभववाद नाम देते हैं। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फेब्रे ने। ये इम्पोर्टेंट है। 1922 में उन्होंने इस विचारधारा का जो विस्तृत विवेचन है अपनी पुस्तक में जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, तो इस प्रकार हमें लुसियन फेब्रे की पुस्तक का भी नाम याद रखना है। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में किया था संभववाद की विचारधारा का विस्तृत विवेचन। लुसियन फेब्रे ने प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा मानवीय प्रयत्नों को और उसके कार्यों को प्राथमिकता दी। अर्थात लुसियन फेब्रे थे वो संभववाद विचारधारा का समर्थक था। संभववाद को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक कथन दिया था। इस कथन को भी हमें याद रखना है। कहीं भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है। मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है। अर्थात कहीं भी अनिवार्यता नहीं है कि अनिवार्य नहीं है कि ऐसा ही है, लेकिन सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है और मनुष्य है और इन संभावनाओं का स्वामी कौन है? मनुष्य। संभववादी विचारधारा के विकास का केंद्र था फ्रांस, जहां 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वाइडल डी ला ब्लास ने इसका सबसे ज़्यादा प्रतिपादन और इसका समर्थन किया था। रेटजेल और ब्लास दोनों ही पार्थिव एकता के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, किंतु मानव और पर्यावरण संबंधों के विषय में जब हम बात करते हैं तो दोनों के ही विद्वानों के मत एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि ब्लास है वो संभववाद विचारधारा का समर्थक है जबकि रेटजेल है वो नीतिवाद का। इसलिए इनके विचार है वो एक दूसरे से मानव और पर्यावरण संबंधों को लेकर के भिन्न है। रेटजेल की आस्था थी वो प्रकृति में थी और ये जीवन की जो प्रत्येक समस्या उसका हल प्रकृति में यानी नीति में ही ढूंढते थे, जबकि वाइडल डी ला ब्लास है वो मनुष्य को प्राथमिकता देते थे और उनके अनुसार जीवन में कोई भी समस्या है उसका हल है वो मनुष्य के पास ही है, प्रकृति तो इसकी उपदेशिका मात्र है। ब्लास ने मनुष्य के विवेक, कौशल और क्रियाकलापों को अधिक महत्वपूर्ण समझा और मानव शक्ति में आस्था व्यक्त की। उनका मत था कि प्रकृति ने कोई ऐसा निश्चित मार्ग नहीं तय कर रखा है कि जिस पर चलने के लिए मनुष्य को बाध्य होना पड़े। अर्थात जो संभववाद के
संभववाद विचारधारा के जो भूगोलवेता है उनका कहना है कि प्रकृति ने कोई निश्चित मार्ग नहीं तय कर रखा है कि आपको उसी मार्ग पर चलना है, बल्कि प्रकृति ने मनुष्य के सम्मुख अनेक साधन प्रस्तुत किए, अनेक संभावनाएं प्रस्तुत किए और मनुष्य इन साधनों में से और इन संभावनाओं में से किसको प्रयुक्त करे, किसको चुने, उसके लिए मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य अपनी क्षमता, कौशल और आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग कर सकता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनेक संभावनाओं में से वे अपनी क्षमता और आवश्यकता अनुसार उसको जो उपयोगी लगता है उसी संभावना का चयन करता है। इस चयन में वे नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि वे स्वतंत्र होता है कि मैं ये संभावना को अपने लिए चुनता हूँ। इस प्रकार वे भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित कर करके सांस्कृतिक पर्यावरण का सृजन करता है। अर्थात संभावना का चयन करने में स्वतंत्र कैसे है कि मनुष्य को किसी स्थान पर बसना है तो वह अपनी प्राथमिकता निर्धारित करेगा कि मुझे किस स्थान पर और वहाँ पर कौन सी संभावना ज़्यादा है, इसलिए मुझे वहाँ पर बसना चाहिए। जैसे कि उपजाऊ मैदानों के समीप है वो सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसका यही कारण है कि मनुष्य ने वहाँ पर संभावना देखा उसकी जीविका के लिए, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मैदान है, इसलिए कृषि कार्य और जीविका के साधन हैं वो अच्छे उपलब्ध हो सकते हैं, इसलिए मनुष्य ने उस स्थान को चुना है। उनके मतानुसार मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान है वो एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात इनका कहना है कि प्रकृति सिर्फ हमें सलाह दे सकती है, अर्थात हमें रास्ता बता सकती है कि हमें किधर जाना चाहिए। ब्लास की भांति ब्रूंस और डिमांजिया इन्होंने भी मानवीय प्रयत्नों को और कार्यकलापों पर ही बल दिया। तो अधिकतर जो फ्रांस के भूगोलवेता थे वो संभववाद की विचारधारा के प्रतिपादक थे। उनमें हमें लुसियन फेब्रे, ब्लास, ब्रूंस और डिमांजिया इनके महत्वपूर्ण नाम याद रखने हैं। ब्रूंस मनुष्य और उसके कार्यों को ही प्रमुख मानते थे और प्रकृति का स्थान था उनकी नज़रों में वो गौण था। उनके अनुसार मनुष्य क्या एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है, बल्कि एक क्रियाशील प्राणी है। इन भूगोलवेताओं की नज़र में मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है, बल्कि एक क्रियाशील शक्ति है जो कि पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील रहती है। मनुष्य जीवन पर्यंत क्रिया प्रतिक्रिया में संलग्न रहता है, अर्थात मनुष्य है वो अपने पूरे जीवन में सदैव क्रिया और प्रतिक्रिया में संलग्न रहता है। डिमांजिया ने मानवीय क्रियाकलापों की महत्ता पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि जो उर्वरक मिट्टी होती है उसमें तब तक अच्छी खेती नहीं की जा सकती है जब तक कि मनुष्य अपनी शक्ति और तकनीक का प्रयोग नहीं करता। अर्थात मिट्टी चाहे कितनी भी उर्वर हो, अगर हम मनुष्य उसमें अपनी शक्ति को और तकनीक लेता है कि प्रयोग कैसे कृषि या कोई भी फसल है इसमें अधिक मात्रा में उपजाई जा सकती है, वो प्रयोग नहीं करता है, तब तक अच्छी फसल है वो उत्पादित नहीं हो सकती। संभववाद के समर्थक है अमेरिकी भूगोलवेताओं में ईसा बोमेन मुख्य रूप से उल्लेखनीय है इनका नाम। इन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य अपने क्रियाकलापों के लिए स्वतंत्र है, न कि प्रकृति के नियंत्रण में। अर्थात ईसा बोमेन का भी यही विचार था, मनुष्य है अपने जो भी कार्य करता है उनके लिए वे स्वतंत्र है कि अर्थात वो कौन सा कार्य करेगा उन कार्यों के चयन के लिए स्वतंत्र है। वो प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है कि प्रकृति उसको नहीं बताएगी कि उसको कौन सा कार्य करना है। उनका मत था कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता। पर्यावरण के तत्व मनुष्य के संपर्क से परिवर्तित हो जाते हैं, जिस प्रकार मानवता स्वयं भी परिवर्तनशील है। संभववाद के पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने लिखा कि मनुष्य दक्षिणी ध्रुव पर आरामदायक और प्रकाश युक्त पूर्ण नगर का निर्माण करने में समर्थ है और वहाँ पर शिक्षा, रंगमंच, खेल इनकी भी व्यवस्था कर सकता है। मनुष्य सहारा जो रेगिस्तान है उसमें ऐसे कृत्रिम पर्वत का निर्माण कर सकता है जो वहाँ वर्षा होने के लिए विवश कर दे। तो इस प्रकार ये संभववाद के विचारकों का कहना है कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ भी कार्य करने में सक्षम है। इस प्रकार संभववाद के समर्थकों का मत है कि मनुष्य में इतनी शक्ति और कौशल विद्यमान है कि वे प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रह सकता है, क्योंकि वे प्रकृति को अपनी आवश्यकता के अनुरूप मोड़ लेने में या परिवर्तित करने में समर्थ है। उनका यह भी मानना है मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अर्थात इस प्रकृति में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य के लिए असंभव हो। वे अपनी क्षमता और विवेक से सब कुछ संभव करने में समर्थ है।
इतना अवश्य है कि मनुष्य प्रकृति से सहयोग प्राप्त करता है, उससे प्रभावित भी होता है, किंतु उसके नियंत्रण में नहीं है। अब हम संभववादी विचारक जो विचारधारा रखी है उनके आलोचक भी है, तो हम आलोचना देखते हैं। तो संभववादी विचारकों के आलोचना में जो आलोचक है उनका कहना है कि मनुष्य को सर्वशक्तिमान और प्रकृति का विजेता कहना ही अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य वो प्राकृतिक पर्यावरण का ही एक अभिन्न अंग है और उसके प्रभावों से वो पूर्णतया मुक्त नहीं रह सकता है। अर्थात प्रकृति मनुष्य पर अपना प्रभाव है वो निश्चित रूप से छोड़ती है। मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकों का विकास चाहे जितना कर लिया हो, लेकिन वे प्रकृति के प्रभावों से न तो एकदम छुटकारा पा सका है और न ही उस पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर पाया है। ये संभववादी विचारधारा के आलोचकों का कहना है। कैसे उन्होंने उदाहरण देकर इसको समझाया है कि बिल्कुल अनुपयुक्त भौगोलिक अर्थात उपयुक्त नहीं है उन भौगोलिक परिस्थितियों में मानव क्रियाओं को उस प्रकार से संचालित नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार उपयुक्त दशाओं वाले प्रदेश में किया जाता है। अर्थात इनका कहना है कि मनुष्य है वो अनुपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों में उसी समान दशाएं उपलब्ध नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से कार्य संचालित नहीं कर सकता है जैसा कि वो उपयुक्त दशाओं वाले प्रदेश में कर सकता है। मनुष्य की स्वतंत्रता है वो एक परिमित नहीं है, बल्कि मनुष्य की स्वतंत्रता है वो सीमित है। वे प्रकृति की पूर्ण अवहेलना और अपनी मनमानी नहीं कर सकता, अर्थात उनको प्रकृति में नियंत्रण में रहना पड़ेगा। मनुष्य प्रकृति के विषय में जितना जान पाया है वह ज्ञान बहुत ही कम है। नई नई खोजों के द्वारा मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है, किंतु वे इतना विस्तीर्ण और अनंत है कि उसके प्रति मानव जिज्ञासा का जो अंत है वो हो पाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव प्रतीत है। अर्थात मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इसका विस्तीर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाए। उत्तरी ध्रुव, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका के हिम आच्छादित भूमि पर मनुष्य केला और गन्ना की जो खेती वो करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक दशाएं इसके प्रतिकूल है। तो ये संभववादी विचारधारा के आलोचकों का ये बात कहना है, जो कि उन्होंने उदाहरण देकर समझाया है कि जब हम उत्तरी ध्रुव, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की जो हिम से आच्छादित भूमि है उस पर हम केला और गन्ना की खेती करने में सक्षम नहीं है। प्रकृति की प्रतिकूलता के कारण ही विश्व के बड़े बड़े भूभाग वो अत्यधिक शीतल, अत्यधिक आर्द्र, अत्यधिक उष्ण और अत्यधिक शुष्क होने के कारण निर्जन प्राय है। अर्थात यहाँ पर मनुष्य नाम मात्र रहते हैं। उन प्रदेशों में जनसंख्या अधिक सघन बसी हुई है जहाँ जलवायु, मिट्टी, जलाशय, स्थलाकृति आदि मानव निवास के लिए उपयुक्त है। ये तथ्य प्रकृति के प्रभावों और मनुष्य की प्रकृति पर निर्भरता को सिद्ध करते हैं। मनुष्य गर्मी से बचाव के लिए मकानों को कृत्रिम रूप से शीतल कर सकता है, सर्दी से बचने के लिए उसे गर्म भी कर सकता है। अर्थात मनुष्य है अपनी क्षमता के अनुसार विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके जो घर है उसको कृत्रिम रूप से शीतल कर सकता है। ये सर्दी है ज़्यादा तो उससे बचने के लिए गर्म भी कर सकता है। कृत्रिम तापमान, आर्द्रता और प्रकाश इन सब की व्यवस्था करके वे ग्रीन हाउस जो ग्रह होता है, पौध ग्रह, उसमें मनचाही फसल के पौधे उगाने में सफल भी हो सकता है। किंतु किसी स्थान की जलवायु को अर्थात वहाँ की जो जलवायु है लंबे समय की या मौसमी दशाएं उनको परिवर्तित कर पाना मनुष्य के लिए अभी भी संभव नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों पर ध्यान न दे करके प्रकृति की अवहेलना करके मनुष्य अपनी ही क्षति करता है। उसे प्रकृति के साथ में अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे आवश्यक सहयोग प्राप्त करना चाहिए। मानव जाति की भलाई के लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करने या उसके अंधाधुंध शोषण के स्थान पर उसके संरक्षण की आवश्यकता है। संभववादी विचार से पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को प्रोत्साहन मिला है, जो किसी भी देश और मानव समुदाय के हित में नहीं है।